लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान आए इंदौर। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान वैक्सीनेशन में देश में इंदौर का रिकॉर्ड बनाने सहित आगे की प्लानिंग डेल्टा वेरिएंट पर चर्चा की गई। इसी दौरान संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमा आयुक्त समेत सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जाना कि किस रणनीति के तहत इंदौर वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 बना, इसे प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। बैठक के बाद प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर में अच्छा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। साथ ही कोविड-19 के नए केस भी फिलहाल नियंत्रण में आ रहे हैं और इंदौर के बाहर भी कोरोना की दूसरी लहर कम होती नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति के लिए इंदौर आए हैं, लेकिन तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में नए केस बढ़ते हैं, तो हमारी किस तरह से तैयारी हो, इस पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। लेकिन देखा गया कि इंदौर में वैक्सीन के डोज लगाने में आश्चर्यजनक रूप से काम किया जा रहा है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोज लगाकर देश में नंबर 1 पर इंदौर पहुंचा और दूसरे दिन भी करीब 1,60,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाकर इंदौर ने एक बार फिर साबित कर दिया, जिसके लिए सामाजिक संगठनों और जनता का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा कि तीसरी लहर के पहले 18+ लोगों को पहला डोज लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाली तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके। वहीं डेल्टा वेरिएंट को लेकर कहा कि मरीजों के सैंपल लेते हैं तो जांच में करीब 28 दिन का समय लगता है। इसके बाद पता चलता है कि मरीज की स्थिति क्या है। एमसीबी के डॉक्टर सुरजीत सिंह के से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया कि देश के 5 राज्यों में जूम सीक्वेंसी लैब की शुरुआत की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी कहाँ बनेगा अभी तय नहीं हुआ है। 15 से 20 दिनों में इसकी मशीनों की खरीद कर लाया जाएगा। प्रदेश की बात करें तो डेल्टा प्लस के 5 केस मध्य प्रदेश में मिलते हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी डेल्टा के केस पाए गए हैं। डॉक्टर सुजीत का कहना है कि सैंपल अभी कम है, लेकिन इसकी इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरों को इन्फेक्शन करने के साथ ही यह प्रमाणित हो चुका है, फिर वैक्सीन इससे बचाव करती है। हालांकि मध्य प्रदेश नितिन डेल्टा मरीजों को जो संक्रमण से ग्रसित करते हैं, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें वैक्सीन के डोज लग चुके थे। हालांकि वैक्सीन और मास्क के जरिए डेल्टा के वायरस को काबू किया जा सकता है। कलेक्टर ऑफिस में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, निगमा आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूर या सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अभियान में इतने 2 लाख से अधिक लगे, उसने कहीं ना कहीं प्रदेश में बूस्टअप किया है। मैं आपको बिल्कुल वही बात कह रहा था कि जो 21 तारीख का कैंपेन था, जिसको इंदौर ने बहुत अच्छे से लीड किया, उससे पूरे प्रदेश में वैक्सीन की हेजिटेंसी को रिमूव करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। और अब ट्राइबल एरिया से भी लगातार इस बात की डिमांड आने लगी है कि हमको और ज़्यादा डोजेस देना पाए। तो मैं कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था हमारे सामने वैक्सीन हेजिटेंसी का, वो हमारा ख़त्म हो गया। हमारा अब कोई सेशन 0 डोज पे नहीं जाता, वो सब जगह हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। अब हमको देखना ये है कि हमारे पास वैक्सीन की डोजेस की अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहे। कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास कितनी डोजेज़ हैं, वो शायद ये नहीं समझ पाते कि वैक्सीन की डोजेज़ ऐसा नहीं कि किसी गोडाउन में रखी हो और उसको आदमी लगाएगा। इट्स अ डिमांड सप्लाई, इट्स अ डायनामिक इशू। हम कोशिश ये करते हैं कि हर दिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो, उससे 2 दिन पहले उतनी डोजेस हमारे पास आके उनको हम सिस्टम में डाल सकें, ताकि वो यूज़ हो सके। और कोशिश ये करते हैं कि एक भी डोज हमारी वेस्ट ना होने पाए, एक भी जगह हमारी कोई दिक्कत ना होने पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैं पूरी बात कहे बिना रुकूंगा नहीं, आप मेरे को वैक्सीन की बात तो पूरी कह नहीं देना पड़ेगा। सो हमारे सामने सबसे जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि चूँकि हम अपनी 100% डोजेस को यूज़ कर पा रहे हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लेके हमको सपोर्ट करना शुरू किया है। जैसे जो हमारा एलोकेशन था जून महीने में 21 से 30 जून के बीच का, भारत सरकार के सहयोग से उसमें हमें 10 लाख एडिशनल डोजेस केवल इसलिए मिली कि हम अब तक अपनी डोजेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर पाए। और अगर हम ये ट्रेंड अपना यूटिलाइजेशन का चालू रखेंगे, सो मुझे पूरा विश्वास है आगे भी हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ी रहेगी और भारत सरकार का सहयोग इसमें हमें मिलता रहेगा। डेल्टा प्लस को लेकर क्या संभावना और इंदौर की स्थिति हो रही है? नहीं, इंदौर में
अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। कोविड के केसेस तो अभी कंट्रोल में हैं। इंदौर के अलावा सभी तरफ देश में सेकंड पीक जो थी वो अब डिक्लाइन पे है। लेकिन आगे की तैयारियों के लिए जो देखना था, मैं उसी संबंध में इंदौर में आया था कि अगर मान लिया दोबारा केस बढ़ते ही हैं तो हमारी तैयारी कैसी हो, और साथ में ये देखना ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है। मुझे देख के बड़ी खुशी है कि इंदौर, वैसे तो हर चीज़ में इंदौर हमेशा प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान इंदौर का रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन में इंदौर में आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोजेज़ लगी, कल भी बहुत अच्छा काम हुआ। सामाजिक संगठनों का और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को इंदौर में मिल रहा है। इस बात का मैंने आकलन भी किया और साथ में इस बात की तैयारी भी करी यहाँ के प्रशासन के साथ कि कितना जल्दी हम इंदौर में सबको कम से कम 1 डोज लगा पाएँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वैक्सीन की, उसका असेसमेंट भी हम लोगों ने आज बैठ के किया है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबको कम से कम 1 डोज तो लग जाए ताकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो जाए। टारगेट तय किया सर, कौन सी तारीख तक कर पाएंगे इंदौर में? इंदौर की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उस हिसाब से अगर हम सफिशिएंट डोजेज़ अरेंज कर पाए तो इंदौर में मिड जुलाई तक मुझे लगता है सबको कम से कम 1 डोज लग सकती है। हालांकि प्रदेश के लिए हम ये टारगेट सितंबर एंड का रख रहे हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि इंदौर में उससे काफ़ी पहले सबको 1 डोज वैक्सीन की लग जाएगी। सबसे बड़ी समस्या सर वैक्सीन की उपलब्धता है। आज की अगर हम बात करें तो जो सिस्टम में हमारे लगभग देखिए, बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन के मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग प्रकार की चुनौती हैं। एक वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको हम कहते हैं वो एक चुनौती है, दूसरा वैक्सीन की उपलब्धता को इंश्योर करना ये एक चुनौती है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां वैक्सीन होने के बावजूद लग नहीं पाती। हमने मध्य प्रदेश में ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें हमारे 270 सेशन पे एक भी आदमी वैक्सीन लगाने नहीं आया, मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी उन साइट्स पे थी। और बहुत सारे जगह वैक्सीन की जितनी डोज हम एक सेशन में 100 डोज का प्लान करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसके बावजूद लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो कंपोजिट पिक्चर है। वैक्सीन हेजिटेंसी एक इशू है कुछ जगह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इशू है। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये इनको समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे सामने चुनौती है कि हम इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करें। अब तक जो कैंपेन चलाने की बात हुई है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने में हमने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। जो हम 21 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके जो वातावरण निर्माण का काम किए हैं उससे जो हमारे ट्राइबल एरिया में भी हैं, इंदौर के ट्राइबल एरिया महू में आते हैं, वहाँ अब वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। कि जो इंदौर में तीसरी लहर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, आएगी नहीं आएगी, पर तैयारियां राज्य सरकार की ओर से जारी है। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, हमने दवाइयों की कमी देखी, कई और ऐसे बेड्स की कमी को हमने फील किया। तो तीसरी लहर के बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ना ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता कि कब आएगी, ना ही ये कहा जा सकता कि उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया कि जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ होने लगेगी या मास्क का उपयोग कम होने लगेगा, तो केसेस की संख्या बढ़ेगी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है। कितना लेवल तक बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो हम लोग लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार तो करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी अरेंजमेंट करेंगे कि अगर मान लिया केसेस आते ही हैं सो हमको ऐसी चुनौती ना देखनी पड़े जैसे सेकंड लहर में हमको देखनी पड़ी। सेकंड लहर में हमारे साथ कई सारी समस्याएं आई, आपके सबकी जानकारी में है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से बढ़ने के कारण पूरा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम हो गया। लिटरली 100% बेड ऑक्यूपेंसी ज़्यादातर अस्पतालों में रिपोर्ट हुई और उसके कारण बढ़ने वाली बाकी समस्याएं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत दिखता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि हमारा जो मैन पावर है वो स्ट्रेस्ड था पूरी तरह से, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वो लोग अपनी लिटरली कैपेसिटी पे काम किए उसको मैनेज करने के लिए। सो हमको तैयारी ये करनी है कि जो भी हमारा साइज़ लहर का हो, जो केसेस आए हमारे पास अस्पतालों में उनके लिए बिस्तर हों, जो आसान काम है।
हम अब उनकी ऑक्सीजन के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, हमारे पास दवाओं की उपलब्धता रहो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा स्टाफ फिर से मोटिवेटेड और तैयार होके उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध रहे। सो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम अपनी स्टाफ पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। चूँकि हो सकता है बच्चे प्रभावित हों तो उनकी ट्रेनिंग कर सकें, उनको तैयार करने के साथ ट्रेनिंग कर सकें, जो बच्चों के इलाज में इक्विपमेंट एंड मेडिसिन लगती हैं उनकी व्यवस्था कर सकें, और बच्चों के हिसाब से बिस्तर की उपलब्धता कर सकें। इस पे आजकल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। कर सकते हैं कुछ इस टाइप से? दोनों बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे, चूँकि इस पर क्लैरिटी लाना भी ज़रूरी है और बात को समझना भी ज़रूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग भारत सरकार कराती है, उनका 28 लैब का एक नेटवर्क है जिसमें पूरे देश से उन्होंने सैंपल वो इकट्ठा करते हैं और उनको टेस्टिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में प्रोसेस इटसेल्फ में करीबन 15 दिन का समय लगता है, लेकिन चूँकि हम लोग सब जिलों से सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उनको भेजते हैं, तो हमारा करीबन 28 दिन का टाइम लैग आता है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब तक हम उसका रिपोर्ट पता चलता है। हमको बात ये समझनी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पोस्ट स्टडी है, मतलब ये उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिसका हम सैंपल ले रहे हैं। संबंध उससे है कि एपिडेमिक्स किस तरीके से फैल रही है और वायरस जो एक कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग प्रोटीन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। कल एनसीडीसी के जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती है डॉक्टर सुजीत सिंह से चीफ मिनिस्टर साहब ने वीसी में उनसे बातचीत करी, पूरी बात उनको क्लैरिटी लाई है। उन्होंने हमको कहा है कि देश के 5 प्रदेशों में वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं, एडिशनैलिटी उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हो सकता है 15-20 दिन लगे उस बात में, चूँकि उनको मशीनें खरीदनी पड़ती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग चालू होगी, ऐसा डॉक्टर सुजीत सिंह ने कल चीफ मिनिस्टर साहब को आश्वासन दिया है। नाउ लेट मी एड्रेस, मैं आपके डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करता हूँ। पहले डेल्टा वेरिएंट्स के बहुत सारे केसेस आए, अभी डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। 5 केसेस मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए भी हैं, 6 रिपोर्ट हुए। 6ठे के बारे में हमको श्योरिटी नहीं है, शायद किसी ने फ़ोन नंबर ठीक नहीं दिया है इसलिए मध्य प्रदेश में रिपोर्ट होता है, चूँकि फ़ोन बंद है तो हम ट्रैक नहीं कर पाए। और बाकी प्रदेशों में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में डेल्टा प्लस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर सुजीत सिंह का व्यू ये है कि अभी सैम्पल साइज़ इतना कम है, करीबन 40, उससे ये प्रिडिक्ट कर पाना कि डेल्टा प्लस के एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या हैं ये बहुत सही नहीं होगा। ये बात उन्होंने ज़रूर बताई कि इससे इसकी इन्फेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब चांसेस दूसरों को इन्फेक्शन करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जो अटैच होता है वायरस जिन सेल्स में जाके, उसमें अटैचमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये 2 बातें भी इतनी प्रमाणित है कि वो वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट अभी भी करती है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों में वैक्सीन लगी हुई थी उनको डेल्टा प्लस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब वैक्सीन उस पर अभी भी इफ़ेक्टिव है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है, तो मास्क लगाने के बाद डेल्टा प्लस भी अंदर नहीं जा सकता, तो मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अभी भी उसमें इफ़ेक्टिव है। ये 2 बातें उन्होंने बताई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमको इस पर लगातार नज़र रखना चाहिए और ज़्यादा सैम्पलिंग करके देखना चाहिए कि कहीं और ज़्यादा उसका स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसकी टारगेटिंग सैम्पलिंग को बढ़ावा भी देने जा रहे हैं ताकि और जगह भी उसको एक्सप्लोर करके रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन उस पर अभी इतनी ही इफेक्टिव है, वैक्सीन को बाईपास नहीं करता। सर, तीसरी लहर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के कई सारे स्रोत होते हैं। एक स्रोत ऐसा है जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो सबसे रिलायबल सोर्स होता है, तो वो हमको बाहर से लाना पड़ता है, जिसका हम लोग लगातार ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन साथ ही हम लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों में हम अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा सकें, कितनी भी कैपेसिटी के हों। जो हमारे ASUs प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं उनका बेहतर उपयोग कर सकें, वो भी हमारी कोशिश लगातार जारी है। ओके। सर, जीनोम सीक्वेंस लैब